हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th का ये चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है इसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स को हम समझेंगे। उससे पहले हम ये समझेंगे केमिकल काइनेटिक है क्या। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है अगर, तो केमिकल रिएक्शन कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा, किस रेट से होगा, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहली बात वेलोसिटी के बेस पर केमिकल रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, फर्स्ट वेरी फास्ट रिएक्शन। ओके, अति तीव्र अभिक्रियाएं अति तीव्र अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत तेजी के साथ हो जाती हैं, जिनमें समय नहीं बचता, समय हम काउंट ही नहीं कर सकते, इतनी तेजी से होती हैं, उन्हें हम अति तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए आयनीकरण अभिक्रिया, आयनीकरण कोई आयंस है ना, आयंस जिसमें एक्सचेंज होते हैं NaOH प्लस HCl इक्वल NaCl प्लस H2O। जैसे हम NaOH HCl को आपस में मिक्स करते हैं, यानी तेजी के साथ ये रिएक्शन होता है कि इसमें टाइम का पता ही नहीं चलता। आयनीकरण के जिसमें आयनीजेशन रिएक्शंस हैं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं, अवक्षेप बनता है। जैसे जब हम मिल्क में, दूध में साइट्रिक एसिड डालते हैं तो पनीर के अवक्षेप बन जाते हैं, लेकिन वह इतने फास्ट बनते हैं कि वहाँ हमें टाइम पता नहीं चलता कितनी जल्दी बना ना। तो आयनीकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। ऐसा कोई रिएक्शन जैसे एसिड बेस, यहाँ पर देखो एसिड बेस एक दूसरे को उदासीन कर दे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये सब अभिक्रियाएं वेरी फास्ट होती है, तो इनके लिए हम लोग रेट नहीं पता कर सके। भी जो रेट होता है ना, रेट किसी का भी रेट हो, रेट क्या होता है, ऊपर यहाँ पर रिएक्शन के बेस पर अगर हम कहेंगे तो अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपान टाइम इंटरवल, कितना टाइम लग रहा है। यहाँ तो टाइम ही नहीं पता चल रहा, बहुत फास्ट रिएक्शंस होते हैं, तो इसके लिए हम लोग रेट काउंट नहीं कर सकते। ओके, तो वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए हम लोग रेट काउंट नहीं कर सकते। सेकंड रिएक्शन अति मंद अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जो इतने धीरे धीरे होती हैं, लाखों करोड़ों वर्षों तक चलती रहती है, फिर भी उसमें कोई प्रोडक्ट सामने नहीं आता बन के, उसे हम कहते हैं अतिमंद अभिक्रिया। जैसे देखो हमारे इन्वायरमेंट में H2O2 है, बार बार एक दूसरे से टकराते होंगे, तो क्या हमें तुरंत H2O बन जाता है क्या? H2O नहीं बनता, नो रिएक्शन ना, या हम कह सकते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। ये ऐसे ही हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम का निर्माण है ना, पेट्रोलियम का निर्माण, ये भी क्या है, ये भी आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। पेट्रोलियम का लाखों करोड़ों वर्षों पहले पृथ्वी में भौगोलिक उथल पुथल हुई थी, जिसकी वजह से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ, तो लाखों करोड़ों वर्ष लग गए इसको बनने में। ठीक है, आज पेट्रोलियम मिला। तो क्या ऐसे रिएक्शंस जो वेरी फास्ट ना होकर के वेरी स्लो रिएक्शन होते हैं, इन्हें हम वेरी स्लो बोलेंगे, वेरी स्लो होते हैं। क्या ऐसे रिएक्शंस की हम रेट काउंट कर सकते हैं?
नो, क्योंकि यहाँ तो टाइम है लेकिन इतनी टाइम है कि हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इनके बारे में भी अगर हम चाहे पेट्रोलियम बना ले नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ओके, हम चाहे H2O बना ले, बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ये सोचे कि N2O2 आपस में ऐसे टकरा करके बनते रहे तो हमेशा बारिश होने लगती, तो ऐसा कुछ होता नहीं ना। थर्ड रिएक्शन, वेलोसिटी के बेस पर हम लोग पढ़ रहे हैं। थर्ड रिएक्शन, ऐसे आप लोग इसमें हम बात कर सकते हैं जैसे पेट्रोल फॉर्मेशन ऑफ कोयला, कोयले का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, डायमंड का निर्माण, इन सब में बहुत ज़्यादा समय लगता है बनने में। तो ऐसी रिएक्शंस को के रेट को हम काउंट नहीं कर सकते। कर किसको सकते हैं? देखो, मंद अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं, वेरी स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन किसे बोलोगे? स्लो रिएक्शंस, ऐसी अभिक्रियाएं जो कुछ मिनटों कुछ घंटों कुछ समय में कंप्लीट हो जाती है, उसे हम बोलते हैं मंद अभिक्रियाएं। जैसे देखो, H2 और Cl2 को आपस में लिया गया और थोड़ा सा हीट किया गया, क्या बन गया? HCl, कुछ मिनट में कुछ सेकंड में बन गया। तो ऐसे रिएक्शंस पे हम रेट निकालेंगे। हम फॉर्मेशन ऑफ, देखो, अगर हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 और O2 को आपस में रख दें तो ऑटो ऑक्सीडाइज हो जाता है क्लोरोफॉर्म, और क्या बनता है? एक जहरीली गैस CuCl2 और प्लस HCl, कुछ मिनटों में हो जाता है रिएक्शन। सिमिलरली अगर हम बात करें तो ऐसे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया N2 प्लस 3H2 इक्वल टू NH3, अमोनिया भी बना सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जो कुछ मिनटों घंटों या कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाते हैं, उनके लिए हम रेट निकालते हैं। और ऐसे रिएक्शंस का हम प्रोडक्शन भी करते हैं, प्रोडक्ट बन जाता है तो उनका प्रोडक्शन भी करेंगे। तो कुछ ऐसे रिएक्शन जो वेरी फास्ट होते हैं उनके लिए हम रेट काउंट नहीं कर सकते। अतिमंद अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जो काफी समय लेती हैं, टाइम तो रहता है लेकिन बहुत टाइम रहता है, हमारे पास टाइम नहीं है ना, वह अभिक्रियाएं कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। मंद अभिक्रियाएं, स्लो रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस जो कुछ मिनटों कुछ घंटों कुछ टाइम में कंप्लीट हो जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं मंद अभिक्रियाएं। ओके, तो अब हम लोग इसमें चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। मंद अभिक्रिया, सबसे पहली बात, रेट ऑफ रिएक्शन किस अभिक्रिया पर निकाला जाता है? मंद अभिक्रिया, जो कुछ मिनटों कुछ घंटों में कंप्लीट हो जाती है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, यही हमें पढ़ना है इस चैप्टर। सबसे इंपॉर्टेंट पहला टर्म्स है अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे हम बनाएंगे किसी भी अभिक्रिया का, कहते किसे? सबसे पहली बात इसकी परिभाषा, एकांक समयांतराल, एकांक एक समय अंतराल में 10 मिनट 15 मिनट जैसा भी हो, एकांक समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, सांद्रता क्या होती है? मोल पर लीटर, है ना। एक निश्चित वॉल्यूम में कितना उसका किसी भी पदार्थ का कितना लिया गया ना, या कितना बनता है। सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं।
अपक्रिया की दर कहते हैं। इसे हम बोलेंगे एकांक समयांतराल में अभिक्रिया के उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को, जो परिवर्तन होता है उसी को अभिक्रिया की दर बोलते हैं। अब रही बात अभिक्रिया की दर, रेट, दैट मीन्स जिसे हम बोल सकते हैं अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल अभिक्रिया की दर है, लिखेंगे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक लिखे या ऑब्लिक करके, या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइड बाय समयांतराल। ओके, यह हो गया किसी भी अपक्रिया की दर में क्या संबंध होता है। किसी भी अपक्रिया के लिए अपक्रिया की दर में क्या संबंध, अभिक्रिया के उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है डिवाइड बाय समयांतराल, कितना समय लिया उसने। ठीक है, अब देखो जैसे रिएक्शन लिखते हैं के सामने, एक हमारे पास अपक्रिया है R इक्वल P, ठीक, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रही है, तो इसके लिए अपक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या होगा, अपक्रिया की दर बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे माइनस कंसंट्रेशन R2 माइनस कंसंट्रेशन R2 माइनस R1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। यह है क्या, देखो माइनस R2 हमेशा कम ही रहेगा, जैसे देखो ये हमारे पास R1 है, कुछ समय जब बीतेगा तो यही तो प्रोडक्ट में जाएगा, तो निश्चित है ये इतना बड़ा अब नहीं रहेगा, छोटा सा हो गया R2, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो वैल्यू तो माइनस में आएगी, इसलिए माइनस को प्लस करने के लिए हम पहले से माइनस लगा देते हैं, तो R2 माइनस R1 अपान T2 माइनस T1। ठीक, ऐसे भी समझो, ये माइनस सिंबल किसको इंडिकेट करता है, ये माइनस सिंबल इंडिकेट करता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ धीरे धीरे घट रही है, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे घट रहे, इसको भी इंडिकेट करेगा। ओके, अब देखो और क्या लिख सकते हैं, इक्वल प्लस P2 माइनस, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा इसका मतलब होता है सांद्रता, और सांद्रता को हमेशा किसमें इंडिकेट करते हैं, मोल पर लीटर। ठीक है, किसमें, मोल पर लीटर, वैसे लिख दिया गया 0.05 m, एम का मतलब मोलरिटी, मोलरता, और मोलरता का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर, चाहे इसको ऐसे लिखा जाए और चाहे ऐसे लिखा जाए, बात एक ही। ठीक है, और इसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, P1 अपान T2 माइनस T1, ये पहला बेसिक फार्मूला हुआ हमारा, इक्वेशन हुआ इस रिएक्शन के लिए। अगर ये रिएक्शन ऐसे लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट इक्वल मतलब अपक्रिया की दर इक्वल क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा आर, ये डेल्टा आर इसको इंडिकेट कर रहा है, डेल्टा आर इक्वल क्या होगा, R2 माइनस R1 अपान डेल्टा टी इक्वल, प्रोडक्ट का हमेशा प्लस में लिखेंगे, प्लस डेल्टा पी अपान डेल्टा टी,
हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा रेट इक्वेशन। कोई रिएक्शन लिखा है तो उसको देख के हम कैसे लिख पाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया। इस तरह का अभी न्यूमेरिकल हम लोग इस पे करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू दी जाएगी, ये वैल्यू दी जाएगी, इस पे हमें लगाना है, या डेल्टा टी दिया जाएगा, या टी टू माइनस टी वन दिया, कुछ भी दिया जाएगा, तो हम इस पे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, देखते हैं आगे। सीरियस करें, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, थोड़ा सा वीडियो रोक करके, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं। अगर हमारे पास कोई आणविक अभिक्रिया मॉलिक्यूलर रिएक्शन दिया गया है तो हम अभिक्रिया की दर कैसे लिखेंगे, है ना। तो उसी में स्टार पॉइंट फिर बढ़ाएंगे, लिखेंगे आणविक अभिक्रिया के लिए, आणविक अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए सपोज दैट हमने एक रिएक्शन लिखा ए प्लस बी इक्वल सी प्लस डी। ओके, हमने इसको ऐसे लिख दिया। ये ए बी सी डी कोफिशिएंट है, दैट मीन्स कोई गुणांक है, 1 2 3 4 कुछ भी, है ना। जैसे अगर हमने ऐसे लिखा है 2a प्लस 3b, तो ये a है स्मॉल वाला, ये स्मॉल वाला b। ठीक है, ऐसे समझेंगे। तो यहाँ ए बी सी डी स्मॉल वाले क्या है, कोफिशिएंट। इस सब क्रिया के लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, लोग देखो, अरे मिट जा भाई, देखिए इसके लिए देखो रेट इक्वल क्या बनाएंगे, ये जो कोफिशिएंट है जब भी लिखेंगे प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का तो 1 बाई करके लिखेंगे। जैसे इसका लिखेंगे -1 बाई ए, जो भी कोफिशिएंट होगा, फॉर एग्जांपल 2a है अगर, तो जब इसका रेट बनाएंगे तो लिखेंगे 1/2, माइनस तो रहेगा क्योंकि रिएक्टेंट है। फिर उसके बाद लिखेंगे डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। कोई भी रिएक्टेंट की सांद्रता में, ये रिएक्टेंट है ना, तो इसकी कंसंट्रेशन में इसकी सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ है अपान समयांतरा। बस केवल कोफिशिएंट आएगा तो कैसे लिखेंगे, -1/b डेल्टा b अपान डेल्टा टी लिख सकते हैं। ओके, इक्वल, और क्या लिख सकते हैं इसको, +1/c। प्लस क्यों लिख रहे हैं, अब यह प्रोडक्ट है, इतना पार्ट प्रोडक्ट का, इतना पार्ट रिएक्टेंट का, तो प्रोडक्ट वाले को कैसे हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, और रिएक्टेंट का कैसे लिखेंगे ये आपको आना चाहिए। तो +1/c डेल्टा c बाई डेल्टा टी। जरूरत पड़ेगी हम इसको C2 - C1 भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जरूरत पड़ेगी वैसा करेंगे। इक्वल +1/d डेल्टा d बाई डेल्टा टी। इसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ। देखो बुक में कहीं कहीं डेल्टा, कहीं कहीं आपको डी दिया जाए। डी का मतलब होता है डिसअपीयरेंस, मतलब बहुत छोटा, है ना। तो हम इसको आर करके ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास है रिएक्शन तो हम लिख सकते हैं रेट इक्वल, रेट ऑफ, जहां हम रेट इक्वल लिख रहे हैं मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है, क्रिया की दर ही बराबर है, दर बराबर क्या होगा, -1/a। हम यहाँ लिख सकते हैं डी ए बाई डी टी, ऐसे भी राइट कर सकते हैं, इक्वल -1/b डी बी बाई डी टी इक्वल +1/c डी सी बाई डी टी। ओके, ये डी टी इक्वल +1/d, ये डी कोफिशिएंट का, और ये डी अंतर को इंडिकेट करता है, अंतर को बताता है, ये डी टी। जरूरत पड़ेगी तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। तो डेल्टा
और डी दोनों किसको इंडिकेट कर रहे हैं? अंतर को ना, डिफरेंस को, ये अंतर को इंडिकेट कर रहे हैं। ये अति सूक्ष्म है, बहुत कम परिवर्तन हुआ तब दिखाएंगे, और ये ऐसे, चाहे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, ऐसे लिख जाए ऐसे, तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी आणविक अपक्रिया है तो आणविक अपक्रिया इस तरह से अगर हमारे पास है, जो क्या इस तरह की आणविक अपक्रिया हमारे पास है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, है ना? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट इक्वल माइनस, कभी भी रिएक्टेंट का लिखेंगे तो माइनस करके 1/a dA/dt इक्वल माइनस 1/b डेल्टा b/dt लिख सकते हैं। प्रोडक्ट का जब लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे, कॉफिशिएंट को ऐसे लिखेंगे। अब देखो एग्जांपल समझाते हैं आपको। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है N2 + 3H2, ये गैसियस फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म, ये फिजिकल स्टेट रेट ऑफ रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ 2NH3 लिखा गया, ये बन रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो इसका हम कैसे लिखेंगे? तो इसका लिखेंगे रेट इक्वल, इसका हम बनाएंगे रेट इक्वल, क्या बनाएंगे? माइनस इसकी सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ डेल्टा N2 बाई डेल्टा T। जरूरत पड़ने पर डेल्टा को डी भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल माइनस 1/3। अभी हमने कहा ना कॉफिशिएंट रहेगा तो 1/, करते, यहाँ कोई कॉफिशिएंट है नहीं इसलिए हम कोई कॉफिशिएंट 1/, करके नहीं लिए। 1 है तो 1/1 का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ डेल्टा H2 बाई डेल्टा T इक्वल क्या लिख सकते हैं? इक्वल लिख सकते हैं माइनस 1/2 डेल्टा NH3 की कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग हुई अपान डेल्टा T। अगर कॉफिशिएंट देखो, ये आणविक अपक्रिया, ये भी आणविक अपक्रिया, अणु लिखे गए हैं इसके सामने, कितने कितने अणु, कितने कितने मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं वे दिखाए गए। तो रेट इक्वल क्या होगा? माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2/dt। हो सकता है इसमें यह पार्ट दिया जाए आपको तो ये पूछ लिया जाए, या उसमें इतना पार्ट दिया जाए तो ये पूछ लिया जाए। तो 1/3 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, तो इसको नोट करिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अभी इसको कई तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, चलिए, हो गया होगा। नेक्स्ट, इसी रिएक्शन में अगर हम बात करें, ये हमारे पास रिएक्शन है, एक बार फिर से ये देखो रिएक्शन हमारे पास है, लिख दे रहे हैं, ये रिएक्शन है, देख रहे हैं। अगर इसमें पूछ लिया जाए आपसे H2 क्या हो रहा है? विलुप्त हो रहा ना, तो H2 के विलुप्त होने की दर क्या होगी? लिख दिया गया H2 के विलुप्त मतलब खत्म हो रहा, धीरे प्रोडक्ट में चेंज हो रहा, विलुप्त होने की दर मतलब डिसअपीयरेंस रेट ऑफ H2। डिसअपीयरेंस का मतलब होता है धीरे धीरे वह विलुप्त हो रहा है। ठीक है, तो H2 के विलुप्त होने की दर क्या होगी? इसी के बेस पे बनाएंगे। H2 के विलुप्त होने की दर में एक्स्ट्रा पार्ट क्या है? 1/3 है, इसी को हटा देना, बाकी H2 के विलुप्त होने की दर आ जाएगी। H2 के विलुप्त होने की दर पर हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 1/3 एक्स्ट्रा है, ये लिखेंगे डेल्टा H2 बाई डेल्टा T। इतना बराबर क्या होगा? तो इतना बराबर कॉफिशिएंट का सब में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इक्वल क्या होगा? इक्वल होगा 3 इंटू रेट। ओके, 3 इंटू रेट के इक्वल होगा, और ये कॉफिशिएंट इसका होगा, ये किसके इक्वल होगा? ये होगा, देखो ये होगा -3 डेल्टा
N2 बाई डेल्टा टी, या तो इसके बराबर होगा H2 के विलुप्त होने की दर, या किसके बराबर होगा, या यहां होगा माइनस, नहीं यहाँ सॉरी यहाँ प्लस होगा ना, ये प्रोडक्ट है तो प्लस होगा, सही। तो यह होगा प्लस 3/2, कॉफिशिएंट ये नीचे है ना, तो यहाँ नीचे है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 3/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। ठीक, अगर इसमें एक चीज और पूछ लिया जाए, अमोनिया क्या हो रहा है, बन रहा है ना, तो इसके बनने की दर क्या होगी, या ऐसे पूछ लिया जाए NH3 दैट मीन्स अमोनिया, अमोनिया के बनने की दर क्या होगी, बनने की दर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बनने की दर का मतलब क्या है, प्लस ये एक्स्ट्रा पार्ट, कॉफिशिएंट हमेशा एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ रहेगा, ठीक है, तो इसी का कॉफिशिएंट का आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ये नीचे जाने हर है, हर को सीधा अंश में गुणा करना पड़ा, अंश को हर में, अगर यहाँ कुछ है जैसे मैं 5/2 आता तो आप ये नीचे करते या ऊपर करते, ओके। फिलहाल यहाँ देखो प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन NH3 अपॉन डेल्टा टी इक्वल क्या हो सकता है, इक्वल इन तीनों के होगा, क्या होगा, 2 इंटू रेट, 2 इंटू रेट इक्वल क्या होगा, -2 डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी इक्वल -2/3, क्योंकि 2 नीचे है ना, तो 2/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी के बराबर होगा, ठीक, यह। और जिसका कोई कॉफिशिएंट नहीं है रिएक्टेंट में, उसकी जो रेट होगी, चाहे फॉर्मेशन हो चाहे डिसअपीरियंस हो, ठीक है, उस मतलब चाहे विलुप्त होने की दर हो चाहे बनने की दर हो, हमेशा उसी रेट इक्वेशन के बराबर होगा, क्योंकि जब कॉफिशिएंट नहीं हो, जैसे अभी हम कहें NH3 के N2 के विलुप्त होने की दर क्या, तो सब यही रहेगा टोटल, है ना, कॉफिशिएंट लगा तो वही एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बनने की दर, विलुप्त होने की दर आपको लिखना आना चाहिए सबके बारे में, है ना, ये आप सब लोग लिख जाएंगे, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी अब ना, कोई भी रिएक्शन उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये आपका आपके लिए कुछ होमवर्क भी साथ में रहेगा, ये आप लोग काउंट कर लेंगे, बना लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, बस केवल अभी आपको सिर्फ इतना करना है, रेट ऑफ रिएक्शन बनाना कैसे, ठीक है, जब रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या करना है आपको, SO2 प्लस O2 इक्वल टू SO3, इस पर रेट ऑफ रिएक्शन बना लेना है, इसमें SO2 2SO2 करना पड़ेगा, यहाँ 2 3 जा, कोई भी रिएक्शन पहले बैलेंस कर लीजिएगा तभी इस पर रेट ऑफ रिएक्शन बनाइएगा, ठीक है, तो 2 3 जा 3 2 जा 6, नो 2 2 जा 4 है, 2 2 4 है, 4 2 6, कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखो एक पहला हो गया, दूसरा हो गया, N2O5 से हम जा रहे हैं 4NO2 में और O2 में, ओके, इसमें हम जा रहे हैं 2N2O5 और 2 जा, ठीक सही है। इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे हमने रेट इक्वेशन बनाया है बनाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, हाँ, इसके लिए आप रेट इक्वेशन बना लेंगे, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, दोनों के लिए समय मिलेगी इसे बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसा आता है उसके बारे में समझते हैं। शुरू से रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम इसको ओपन भी कर सकते हैं, मतलब H2 की प्रारंभिक सांद्रता क्या है और कुछ समय बाद की सांद्रता क्या है, ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं,
उसको नोट कर लीजिए, इसको कर लेना। और कुछ एनसीईआरटी बुक में भी है, उसको भी देख लेना। साथ में आप लोग अदर बुक भी लिया करो, क्वेश्चन पेपर ले लिया करो, उसे देखा करो कैसे सॉल्व होता है। प्रयास करें। आज रेट ऑफ रिएक्शन के जितने भी प्रॉब्लम आप लोगों की है सब दूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए। हमारे पास एक क्वेश्चन देखो, एक रिएक्शन गिवन है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अभिक्रिया R इक्वल P, R इक्वल P के लिए अभिकारक A की सांद्रता, A की सांद्रता 15 मिनट में, A की सांद्रता 15 मिनट में 0.3 m से घटकर 0.2 m हो जाती है। तो अभिक्रिया की दर बताइए। किसमें निकालना है दर? दर का मतलब क्रिया की दर 15 मिनट में। ठीक है, टाइम दिया गया है। ये प्रारंभिक सांद्रता और ये अंतिम सांद्रता है। तो अब क्रिया की दर बताना है। देखो, सबसे पहली बात, क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कोई भी न्यूमेरिकल गिवन क्या है उसको नोट कर लें, क्वेश्चन को समझ लेंगे, है ना। तो हमारे पास गिवन है, देखो अभिकारक लिखा है, मतलब R1 लिखा है ना, R लिखा है। तो R1 कितना हमारे पास है? R1 है 0.3 m। R2 क्या है? R2 है 0.2 m। और समय कितनी है, टाइम कितना है, मतलब इतने मिनट में, मतलब यह डेल्टा टी पूरा दिया गया है, डेल्टा टी पूरा 15 मिनट। ठीक है, तो बताना है क्रिया की दर। तो अब इतनी चीज हमें गिवन है। अब हम लिखेंगे पहले अभिक्रिया, जो हमें दी गई है अभिक्रिया वह लिखेंगे। क्वेश्चन आ रहा हो ठीक है, लेकिन कैसे लिखना ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कॉपी में जब लिखोगे आप लोग बोर्ड एग्जाम में, तो कैसे लिखोगे ये भी तो आना चाहिए। इसलिए अभिक्रिया R इक्वल P के लिए अगर हम देखें तो क्या क्या मिलेगा हमें? रेट इक्वल मिलेगा, दर इक्वल अभिक्रिया की दर बराबर क्या मिलेगा? डेल्टा कंसंट्रेशन R2 माइनस कंसंट्रेशन R1। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें अभिकारक की प्रारंभिक अंतिम सांद्रता दी गई, इसलिए हम लिखते हैं, है ना। और ये डेल्टा टी दिया, डेल्टा टी के फॉर्मूले T2 माइनस T1 नहीं करेंगे, क्योंकि डेल्टा टी हमें खुद गिवन है। जरूरत इसमें हमें अभिकारक, अगर यहाँ लिखता उत्पाद की सांद्रता में, तो हम इसको नहीं लिखते, तब लिखते P के फॉर्म में, है ना, प्लस P1 कंसंट्रेशन P1 माइनस P2 अपान कंसंट्रेशन P2 माइनस P1 अपान डेल्टा टी। लेकिन हमें अभिकारक में दिया, तो हम अभिकारक के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो माइनस R2 कितना गिवन है? 0.2 माइनस 0.3 अपान टाइम कितनी है? 15 मिनट। तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, माइनस, ठीक है। अब ये इसमें से इतना जब माइनस करेंगे 0.1 आएगा, वो भी माइनस में, तो माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस। हम लिख सकते हैं 0.1 अपान 15, इतना हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको डेसिमल पॉइंट राइट साइड ले जाना है, यहाँ राइट साइड लेफ्ट साइड, है ना। तो देखो, अगर 10 करेंगे तो डिवाइड होगा ना, इसे 100 कर लेते हैं। तो इसे 100 करेंगे तो कितने डिजिट ले गए? डेसिमल पॉइंट यहाँ था 1 2 3, प्लस 100 इंटू 10⁻³ कर सकते हैं अपान 15। ठीक,
5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 3 जा, ऐसे 5 से डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं 20 आएगा। अब हो जाएगा 20/3, मिला आपको, इंटू 10⁻³ और 20 में 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 6 6 आता रहेगा, हम 6 7 कर लें, इंटू 10⁻³ किस में आया है, मोल पर लीटर। देखो मोल पर लीटर तो सांद्रता है, मोल पर लीटर मिनट इनवर्स, क्या है, मिनट इनवर्स ये। तो इसका आंसर क्या आ गया, 6.67 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। हाँ, कभी कभी आपसे ये भी चीज पूछी जाती है, इसे एनसीईआरटी बुक में है ऐसा क्वेश्चन, इसे इसमें कन्वर्ट करिए मोल पर लीटर पर सेकंड, सेकंड में बताइए। तो देखो सीधी सी इन सेकंड, क्योंकि हमारा जो आंसर आया हुआ इस मिनट में आया, इन सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, इन सेकंड। तो रेट हमारे पास क्या है, रेट हमारे पास है 6.67 इंटू 10⁻³ है क्या है, मोल पर लीटर पर मिनट है, मिनट को नीचे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मिनट इनवर्स को जब नीचे ले जाएंगे तो मिनट बन जाएगा, इनवर्स नीचे आएगा प्लस में हो जाएगा। तो बताइए 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो हम लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻³ ठीक, अपन 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड हो गए, और ये मोल पर लीटर है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा इसे सॉल्व करने पे जाएगा और सेकंड में आ जाएगा। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। ओके, मतलब मिनट में अगर है रेट ऑफ रिएक्शन तो 60 से डिवाइड कर दो, अगर सेकंड में है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगा। ऐसे रिएक्शंस को आपको ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है, कैसे करना है, कैसे हमें निकालना है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और कुछ देखते हैं, थोड़ा विलुप्त होने की दर देख लेते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे टाइम, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर ऐसे 2 रहता तो जब आप रिएक्शन लिखते तो 1/2 करके लिखते, तो वहाँ कोई और वैल्यू आती है ना। तो इस कॉफिशिएंट का कुछ मतलब होता है, इसको भूलिएगा मत। चलो ऐसे ही कुछ रिएक्शन करते हैं, हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये पूरा समझ में आ गया होगा, मोल पर लीटर पर मिनट है, सेकंड में करेंगे तो कैसे करेंगे, मोल पर लीटर मिनट है, मिनट को नीचे मिनट इनवर्स, मिनट को नीचे ले जाएंगे, मिनट में होगा, 1 मिनट में 60 सेकंड, ये ऊपर आएगा, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, जो आएगा आंसर मोल पर लीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन में सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी, कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें। हमारे पास एक रिएक्शन है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, अभिक्रिया N2 + 3H2 = NH3 है, ठीक। के लिए क्या क्या चीज दी गई है, के लिए अमोनिया के बनने की दर, अमोनिया के बनने की दर दी गई है, वो कितनी है, 3.6 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक। इतनी चीज हमें गिवन है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात कीजिए। चलो भाई ज्ञात करना हमें क्या, फर्स्ट अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की
दर बतानी है और सेकंड बताना है H2 के विलुप्त होने की दर। विलुप्त होने की दर ये आएगा कैसे? ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने है, एक चीज दी गई, बस एक चीज दी गई है, इसी से सारा काम हमारा हो जाएगा। हमारे सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, हमें जो चीज गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। गिवन है रिएक्शन, क्या रिएक्शन गिवन है, N2 प्लस 3H2 है ना इक्वल टू NH3, ये रिएक्शन है। तो इसके लिए रेट क्या बनेगा, पहले रेट बना लो। रेट इक्वल माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी इक्वल माइनस 1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी इक्वल प्लस 1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। हमें गिवन क्या है, हमें देखो दिया है 1 बाई कॉफिशिएंट को छोड़ क्या दिया है, प्लस डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी गिवन है फॉर्मेशन की रेट। अब हमें गिवन क्या है और एंड क्या गिवन है, हमें दिया गया है प्लस डेल्टा, मतलब ऐसे लिख सकते हैं गिवन प्लस डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी, यह इक्वल गिवन है कितना 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हमें गिवन है, हम इसको बनने की दर को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो पूछा क्या जा रहा है, रेट बताइए अभिक्रिया की दर। तो देखो कितना इजी है ये सब। तो अभिक्रिया की दर, फर्स्ट अभिक्रिया की दर मतलब ये रेट बराबर क्या होगा, तो रेट बराबर इसके बनने की दर इंटू 1/2 क्या होगा। तो बनने की दर तो हमें गिवन है, तो हम लिख सकते हैं जो दिया जाएगा। अभिक्रिया की दर यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है, जहाँ दिया जाएगा वहां पर निकालेंगे अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर क्या होगी हमारे पास, प्लस 1/2 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁴ आएगा। तो आप जानते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, तो हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। यह तो हो गई इधर सीधी सी बात है ना। H2 के विलुप्त होने की दर, अगर देखो H2 के विलुप्त होने की दर अगर हम निकालें तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसे हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और हमने देखो चाहे आप यहाँ से निकालो चाहे आप यहाँ से निकालो, रेट हमको तो पता हो गया कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁴, तो हम सीधा रेट के पास चलेंगे और इसको लेंगे इसको लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, सेकंड में H2 के विलुप्त होने की दर, H2 के विलुप्त होने की दर क्या मिलेगी। ठीक है, H2 के विलुप्त होने की दर 1/3 कॉफिशिएंट है, इसी का मल्टीप्लिकेशन करिए, मतलब H2 के विलुप्त होने की दर क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। यही विलुप्त होने की दर, क्या एक्स्ट्रा बचा 1/3, तो लिख सकते हैं 3 इंटू रेट, अभी हम लोगों ने पीछे किया था, तो 3 इंटू रेट कितना आया है 1.8 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्या बन जाएगा 5.4 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन होगा चाहे जो दिया, कुछ ना कुछ तो पार्ट उसमें दिया ही जाएगा, उस पार्ट के अकॉर्डिंग आप जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गिवन रिएक्शन किया हमने, रिएक्शन में पहले हमने सबसे पहले अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आप पहले रेट इक्वेशन बनाओगे। रेट इक्वेशन में ध्यान दोगे
अभिकारक का बनाओगे तो माइनस लिखोगे, कोफिशिएंट है तो 1/, में लिखोगे, प्रोडक्ट का बनाओगे तो प्लस में लिखोगे। अब उसमें दो दरें पूछी जा सकती हैं, अपक्रिया की दर, विलुप्त होने की दर, या एक और पूछा जा सकता है बनने की दर। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसका तो पार्ट दिया जाएगा और उसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग अपक्रिया की दर से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सब खत्म हो गई। और आप लोग अपने कॉपी में, अपने NCERT बुक में देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, उसे सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी। ठीक है, ऐसे ही हम आपके साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।